गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 में ग्रामर की यानी कि व्याकरण की पुनरावृत्ति करेंगे। हमारा जो पाठ है एक भाषा और व्याकरण और पाठ 2 वर्ण विचार, आज हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, सबसे पहले भाषा और व्याकरण, उसमें हम भाषा देखेंगे। भाषा के लिए आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे यहाँ पर प्रगति मैदान में अंतर विद्यालय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, यानी कि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था। लोगों तक इस बात की सूचना समाचार पत्र द्वारा पहुंची, यानी कि एक विज्ञान मेले का आयोजन किया गया तो लोगों को इस बात की सूचना किससे पहुंची? समाचार पत्र द्वारा पहुंची। राजीव ने भी समाचार पत्र पढ़कर विज्ञान मेले के विषय में जाना। वह अपने सहपाठियों तथा अध्यापक के साथ मेला देखने गया। अध्यापक ने मेले में रखे विभिन्न मॉडलों के विषय में राजीव तथा उसके मित्रों को बताया। विद्यालय आकर सब छात्रों ने इस मेले के विषय में रिपोर्ट तैयार की। सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट होने के कारण राजीव को अध्यापक ने विशेष प्रशिष्ट पत्र प्रदान किया। अब यहाँ पर एक विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था तो उसकी सूचना समाचार पत्र द्वारा पहुंची लोगों तक। तो राजीव ने भी समाचार पत्र पढ़कर विज्ञान मेले के विषय में जाना। वह अपने सहपाठियों तथा अध्यापक के साथ मेला देखने गया। अध्यापक ने मेले में रखे विभिन्न मॉडलों के विषय में राजीव तथा उसके मित्रों को बताया। विद्यालय आकर सब छात्रों ने इस मेले के विषय में रिपोर्ट तैयार की और राजीव ने सबसे अच्छी रिपोर्ट तैयार होने के कारण उसे अध्यापक ने विशेष प्रशिष्ट पत्र प्रदान किया, यानी कि उसे एक सर्टिफिकेट दिया। तो बच्चों, इन उपयुक्त जानकारी के आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको पूछूं कि राजीव ने विज्ञान मेले की सूचना कैसे प्राप्त की, तो कैसे प्राप्त की? समाचार पत्र पढ़कर। दूसरा है, अध्यापक ने छात्रों को विज्ञान मेले में रखे मॉडलों के विषय में कैसे समझाया? अध्यापक छात्रों को समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं? बोलकर। छात्रों ने विज्ञान मेले के मॉडलों के विषय में पूरी जानकारी कैसे पाई? विज्ञान मेले में वो गए, वहां पर उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई वो कैसे प्राप्त हुई, कैसे पाई? तो सुनकर। विज्ञान मेले के विषय में रिपोर्ट कैसे तैयार की गई? तो लिखकर। तो यहाँ पर ये 4 जो प्रश्न थे उस 4 प्रश्नों के उत्तर क्या है? पहले का समाचार पत्र पढ़कर, दूसरे का बोलकर, तीसरे का सुनकर और चौथे का लिखकर। तो इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर दूसरों की बात आसानी से समझ सकते हैं और अपनी बात दूसरों को भी समझा सकते हैं। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। तो ये हुई हमारी भाषा की परिभाषा। अब है भाषा के रूप। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा यानी बोलने और सुनने को भाषा का कौन सा रूप कहा जाता है? मौखिक रूप कहा जाता है। और भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ऐसे ही बच्चों, मातृभाषा। अब मातृभाषा के लिए आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। यानी सुमित नाम का एक लड़का होता है, उसके 4 मित्र होते हैं। 4 मित्रों के अंदर वो सबके घर भी जा चुका है। तो पहले मित्र के घर पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है, दूसरे के घर बंगला भाषा का, तीसरे के घर तमिल भाषा का तथा चौथे के घर गुजराती भाषा का प्रयोग होता है। 4 मित्र होते, चारों 4 मित्र के घर में भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग होता है। यद्यपि ये 5 मित्र भारतीय है, तथापि घर में सबकी बोलचाल की भाषा कैसी है? भिन्न है, मतलब अलग अलग है।
तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में बच्चा जिस परिवार में पलता वह बड़ा होता है, उस परिवार के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को वो सबसे पहले सीखता है। सुमित के मित्रों का अपने अपने घर में अलग अलग भाषा बोलने का भी यही कारण है, और यही भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा की परिभाषा क्या हुई बच्चों? कि वह भाषा जो माँ तथा परिवार के सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो ये हुई मातृभाषा। अब है हिंदी का महत्व। हिंदी का महत्व, तो प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होने पर भी हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। यानी कि प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होती है, लेकिन फिर भी हिंदी हमारे देश की क्या है? प्रमुख भाषा है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। इन प्रदेशों के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में बोली जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। हिंदी भाषी लोगों की संख्या देखते हुए विश्व में हिंदी का स्थान 5वां है। अब है भाषा और बोली। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है और इसका प्रयोग सीमित क्षेत्रों में होता है। सामान्य रूप से जब भाषा की बात की जाती है तो लोग बोली और भाषा में अंतर करने में असमर्थ होते हैं। वे इन दोनों को एक ही समझते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा और बोली दोनों के माध्यम से ही हम विचार विनिमय किया जा सकता है, परंतु दोनों में अंतर है। वास्तव में भाषा बोली का ही विकसित रूप है। दूसरे शब्दों में बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। बोली को भाषा का क्षेत्रीय रूप कहा जा सकता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती है। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपि, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, पूर्व हमने भाषा के 2 रूप बताए। मौखिक भाषा का संबंध तो बोलने व सुनने में है। उनमें मुंह के विभिन्न भागों तथा कानों का प्रयोग होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग काफी समय तक होता रहा। ज्ञान प्राप्त करना और देना केवल मौखिक प्रक्रिया रही। यह उन दिनों की बात है जब छात्र गुरुकुलों में बैठकर गुरु से बातचीत तथा विचार विमर्श द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। तब मनुष्यों को महसूस हुआ होगा कि इस तरह ज्ञान का न तो विकास हो पाएगा और न ही दूर बैठे लोगों तक इसे पहुंचाया जा सकेगा। अतः लिखने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रत्येक ध्वनि जो हम मुंह से निकालते थे उसके लिए एक चिन्ह की आवश्यकता थी जिसे वर्ण कहा जाता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। भाषा की उच्चारित ध्वनियों के निश्चित लिखित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण बच्चों, व्याकरण के अंदर जैसे मैं आपको एक शब्द बताऊं
यदि हम व्याकरण के ज्ञान के आधार पर मन में उभरे 3 वर्णों को, जैसे मकल लिखे, 3 शब्द, एक शब्द मैं आपको बताऊं मकल, तो अगर मैं ये आपको लिखकर आपके सामने रखूं तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। और अटपटा लगना ठीक ही है, क्योंकि इन तीनों वर्णों के इस प्रकार लिखने से किसी भी प्रकार का अर्थ अथवा चित्र हमारे मस्तिष्क में नहीं उभरता। यदि इन तीनों वर्णों को हम कमल लिखें तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाएगी और आप झट से बोल उठेंगे, यह कमल का फूल है। इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि भाषा में एक व्यवस्था होती है। जब आप गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो एक नियम तथा गणित के सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तभी आप अपने प्रश्नों का सही हल निकाल पाते हैं। उसी प्रकार किसी भी भाषा का सही व शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। यही नियम व्याकरण बताता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब बच्चों, साहित्य किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। मूल रूप से साहित्य की रचना 2 रूपों में की जाती है, पद्य और गद्य। पद्य के अंतर्गत रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, पद आदि काव्य रचनाएं सम्मिलित होती हैं। ऐसे ही हम गद्य देखें तो गद्य के अंतर्गत कहानियाँ, निबंध, लेख, जीवनी, संस्मरण आदि गद्य के ही अंश है। अब बच्चों, वर्ण विचार। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब मानव मुख से उच्चरित प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों को हम अक्षर भी कह सकते हैं, इसलिए उसके और खंड नहीं किए जा सकते। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वह भाषा का क्या होता है? मूलाधार होता है और भाषा का प्रत्येक शब्द वर्ण से ही बनता है। हिंदी में वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अब यहाँ पर स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए तथा जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुंह में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ऐसे ही बच्चों, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर कच्चा, दिल्ली, खट्टा, रस्सी, पत्ता आदि। अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं तो उस समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुस्वार,
तो अनुनासिक के बाद अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है और उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो उसी रूप में प्रचलित है। सामान्यतः विसर्ग का प्रयोग ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः आदि। उसके बाद है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय भी यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है, और वर्णमाला और वर्ण विच्छेद में सही क्रम का ज्ञान होने से हिंदी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ ढूंढना अति सरल हो जाता है। जैसे वर्ण विच्छेद यानी म लिखा तो म का होगा म प्लस अ, ऐसे ही माँ तो म प्लस आ, तो ये होगा हमारा वर्ण विच्छेद। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।